नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि किसी जातक अथवा जातिका के विवाह का कौन सा समय निश्चित है और जन्म कुंडली कैसे आपको यह बता सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों को जिनके माध्यम से हम किसी भी जातक अथवा जातिका के विवाह समय का जो उपयुक्त समय है वह जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे जिनके आधार पर हम यह विश्लेषण कर सकेंगे कि किसी के विवाह का हम कैसे जान सकें कि कौन सा समय है, कौन सा जो ईश्वर ने समय प्रदत्त किया है वह कौन सा समय हो सकता है, उस कौन से समय की संभावना सर्वाधिक है जिस समय काल में विवाह होगा। देखिए यहाँ पर हमको कुछ बातों का जब भी गणना करेंगे तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जैसे कि आयु का आयु उसकी वैवाहिक योग्य आयु होनी चाहिए। देश काल और वहाँ के नियमों का जो देश में जो शासन है उस शासक के नियमों का भी हमको ध्यान रखना है और उसी के आधार पर हम कोई फलादेश को सार्थक मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सूत्र की चर्चा करेंगे वह सूत्र रहेगा कि यदि यहाँ मैं एक जन्म पत्रिका के रूप में यहाँ पर मेष लग्न की एक जन्म पत्रिका सामने रखता हूँ। सूत्र है कि लग्नेश और सप्तमेश। यहाँ पर देखिए, यहाँ लग्नेश की बात करें तो यहाँ लग्नेश कौन होंगे? मंगल लग्नेश हो जाएंगे। और सप्तमेश कौन होंगे? सप्तमेश शुक्र हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ हम देखेंगे लग्नेश और सप्तमेश, इन दोनों के जो राशि हैं, अंश हैं, इन सबको जोड़ लीजिए। दोनों के इन सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में जो राशि आदि आएगी उस राशि में जब भी बृहस्पति गोचर करेंगे उसी समय जातक का विवाह संभव हो सकेगा। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा योग कई बार आपकी जन्म कुंडली में आएगा। अतः देश काल और समाज की बातों पर विशेष ध्यान देते हुए तब आपको फलादेश करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर एक जन्म पत्रिका को हम अगर ले लेते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ हमारे सामने यह एक जन्म पत्रिका है और इस जन्म पत्रिका में हम देखें तो यहाँ पर जहाँ 9 लिखा हुआ है ये लग्न है। जहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है ये लग्न है, यानी कि धनु लग्न है। और सप्तम भाव में बुध की राशि है, तो सप्तमेश कौन हो जाते हैं? बुध हो जाते हैं। और लग्नेश कौन हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। तो सूत्र कहता है कि लग्नेश और सप्तमेश के संपुट को आप जोड़ लीजिए। अब इनके संपुट को हम कैसे देखेंगे? तो पहले हमको देखना होगा इनकी ग्रहों की स्थिति को। तो ग्रह स्थिति हम जब देखेंगे तो हमें यहाँ से ग्रह स्थिति देखने पर हम गुरु को देखेंगे जो कि वक्री अवस्था में है और मकर राशि में ये बैठे हुए हैं। तो इससे पहले की एक राशि यानी कि धनु, तो 9 नंबर की राशि को हम लिखेंगे। 9 नंबर की राशि को हम लिखेंगे। तो 9 नंबर की राशि कौन सी होगी? धनु। जो भी यहाँ लिखा हुआ है जिस राशि में यह बैठे हुए हैं, तो ये मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मकर से एक राशि पहले कौन है? धनु। तो धनु
का हो गया 9 नंबर। अंश उसके लिखेंगे हम 21 अंश है, और 9 राशि पार करके 21 अंश और 20 कला और 4 विकला। ये इनका हो गया गुरु का। ये हो गया गुरु का। इसके बाद में सप्तमेश कौन है? बुध। ये लग्न के आधार पर हम देख रहे हैं सप्तमेश कौन है? बुध। बुध किस राशि में है? बुध सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह का अर्थ हो गया, हम उससे एक पहले राशि कौन है? 4 नंबर की राशि, उसको लेंगे। अब यहाँ पर बुध सिंह राशि में है तो हमने कर्क राशि को लिया, और फिर अंश देखिए, अंश कितने हैं? 20 अंश हैं। 20 अंश को लिख लिया, और उसके बाद में मैं आपको गणना दिखा दूंगा अभी। आप स्वयं भी लिखते चलिए। 20 अंश और 20 कला, 20 अंश 20 कला और 28 विकला, 28 विकला। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, इन सबको आप जोड़ लीजिए। चलिए अब मैं यहाँ आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ जैसे मैंने ये किया है इसको। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अब इन सबको आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ोगे कैसे? यहाँ पर 8 4 12, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम 3। इसी तरीके से यहाँ पर 0, यहाँ पर 4। अंशों की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं? देखिए यहाँ तक जो कला और विकला तक तो हम 60 60 को रखेंगे, और जब अंश आ जाएंगे, अंश से राशि बनाएंगे, तो वहां पर 30 को एक माना जाएगा, और 30 से ऊपर कोई अंक नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर कितने होते हैं? 1 1 और 4, 40 होते हैं। तो हम इसको नहीं लिखकर यहाँ पर 30 से ऊपर कितने हैं? 11। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11, लिखेंगे 11, और जो 30 का एक बन गया वो एक जाकर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ ऐड हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 1 14। तो यहाँ 14 हो जाएंगे। तो 14 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 12 को 14 में से, क्योंकि 12 से अधिक राशियां नहीं होती, तो 14 को 12 में से घटा देंगे, बचेगी कितनी शेष? 2। तो यहाँ पर 2। अब देखिए 2 का अर्थ क्या हो गया? 2 का अर्थ हो गया कि मेष वृषभ, वृषभ राशि पार करने के बाद में 11 अंश, 40 कला और 32 विकला। इसका अर्थ हो गया ये कौन सी राशि में चलेगी? मिथुन राशि बनकर आई। मिथुन राशि में जब बृहस्पति गोचर करेंगे, जब गोचर करेंगे तो वह जातक के विवाह का समय होगा। ये हमारी एक पद्धति हो गई जिसको आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे हम इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में हम इस जन्म पत्रिका का गोचर भी देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसका गोचर देख लेते हैं, ग्रह गोचर क्या है। देखिए यहाँ पर ग्रह गोचर जब आप देखोगे तो बृहस्पति यहाँ मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मेष राशि में संचरण बृहस्पति कर रहे हैं। इस आधार पर यहाँ पर बृहस्पति अभी यहाँ पर विराजित नहीं हुए हैं। चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं, दूसरे सूत्र की बात कर लेते हैं। दूसरा सूत्र, अगर यहाँ ये सूत्र फिट नहीं बैठेगा तो हम दूसरा सूत्र रखेंगे। दूसरा सूत्र कहता है, तो कहने का अर्थ है जब भी बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तब इस जातक के विवाह के योग बनेंगे। अब हम इसी को अन्य सूत्र में प्रयोग करते हैं। एक सूत्र कहता है हमसे कि जब, इसको हम देखेंगे चंद्र कुंडली से, इसको हम देखेंगे चंद्र कुंडली से। देखिए चंद्र कुंडली को देखते हैं। चंद्र कुंडली को, चंद्र कुंडली को देखते हैं। चंद्र कुंडली क्या कहती है कि यहाँ पर चंद्र कुंडली के आधार पर सूत्र है कि जब अ, जन्म समय का जो चंद्रमा, जन्म समय का चंद्रमा किस में है? मेष में। जन्म समय का चंद्रमा किस में है? मेष राशि में। ठीक है। और
जन्म समय का चंद्रमा जिस राशि में हो उसके स्वामी के संपुट को अष्टमेश के स्वामी के संपुट से जोड़ लीजिए। ठीक है, इसके संपुट को, जो लग्नेश के संपुट को चंद्र लग्न, लग्न के लग्नेश के संपुट को चंद्र राशि के अष्टमेश जो भी होंगे उनके संपुट से क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जो भी योगफल आएगा उससे जो राशि राशि बनेगी उसमें गोचर वश जब भी बृहस्पति आएंगे तब उस जातक का, देखिए यहाँ पर दृष्टि की भी हम चर्चा करेंगे। दृष्टि भी अगर उनकी पड़े तब भी वहां पर विवाह के योग बनेंगे। तो उनके नक्षत्र भी अगर आ जाए तब भी विवाह के योग बनते हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हों उस नक्षत्र के स्वामी अगर गुरु बृहस्पति हैं और तब भी वह योग बनते हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां पर कौन होते हैं, मंगल, अष्टमेश भी मंगल। अब मंगल को हम 2 बार रखेंगे, मंगल को हम 2 बार रखेंगे और उससे जो राशि वगैरह निकल कर आएंगी वहां जब बृहस्पति का गोचर होगा तब उस जातक के विवाह के योग बनेंगे। चलिए यहां पर सूत्र को लगाते हैं। तो ग्रह स्थिति देखते हैं, ग्रह स्थिति पर जाते हैं। यहाँ पर मंगल की स्थिति को आप देख लीजिए। मंगल तुला राशि में है, तुला का अर्थ हो गया 7, जबकि हम लिखेंगे कितना, एक कम, एक कम कितना 6 लिखेंगे। 6 राशि हो गई, उसके बाद में 6 राशि हो गई और उसके बाद में नीचे भी हम कितना लिख लेंगे, नीचे भी लिखेंगे हम 6, यहाँ भी कितना लिखेंगे 6। इसके बाद हम लेंगे किसको, इनके जो अंश हैं कितने, 12 अंश 30 कला, 12 अंश 30 कला है बस, 12 अंश 30 कला, आगे है नहीं तो इतना ही हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 30 30 कितने हो जाते हैं, 60, 30 30 हो जाते हैं 60। 60 का क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और एक यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड हो गया तो हम यहाँ कितने करेंगे, 12 24 और एक 25, यहाँ करेंगे हम 25, 25, यहाँ 25 और यहाँ कितने, 6 6 12। देखिए 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ हमने 0 कर दिया, ये 25 हो गए और यहाँ 6 दूनी 12। 12 का अर्थ क्या हो गया कि 12 राशि पार करके और ये कहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ये पहुँच गए हैं मेष राशि में। 12 का अर्थ हो गया मीन, मीन को पार करने के बाद 25 अंश और 25 अंश पर कौन है, यह निकल के क्या आता है हमारे पास में, यह निकल के आता है जोड़, दोनों का जोड़ किसका, लग्नेश का और अष्टमेश का। इनके जोड़ के आधार पर, किस आधार पर, चंद्र कुंडली के, चंद्र कुंडली के जोड़ के आधार पर, चंद्र कुंडली के जोड़ के आधार पर देखिए यहाँ पर यह कैलकुलेशन करी है। यहाँ कितने, 0 0 0 और 3 3 6, 6 का हमने यहाँ कर दिया 6 क्योंकि 60 हो गए, 60 होते ही उसका 0 कर देंगे यहाँ पर और यहाँ कितना हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ 12 12 24 और एक 25, 25 हो गए। 30 तक होते तो 30 का हम क्या कर देते, 0 कर देते और एक यहाँ बढ़ा देते। अब यहाँ पर 6 और 6 12 हो गए। 12 का अर्थ क्या हो गया, 0 हो गया कि 12 यानी कि पूरे होने के बाद में ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि 0 25 0 0, ये अंश हैं, ये अंश हैं। अब देखिए एक नहीं हुआ है, 0 अंश पार हुए हैं, तो कहने का ये अर्थ हो गया कि 0 का अर्थ हो गया एक, एक का अर्थ हो गया मेष राशि, मेष राशि। तो ये निकल के कौन सी आती है, मेष राशि आती है। अब गोचर में देखेंगे क्या बृहस्पति मेष राशि में है, इस सूत्र को लगाकर देखेंगे। देखिए यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करके देखेंगे कि क्या बृहस्पति मेष राशि में है।
चलिए यहाँ देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ आप देखोगे कि बृहस्पति कहाँ पर है, मेष राशि में। तो मेष राशि निकल के आई थी और मेष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। चंद्र कुंडली से देख लीजिए, चंद्र कुंडली में आप देखिए कि मेष राशि में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और यह चंद्र कुंडली के आधार पर जो देख रहे हैं वह चंद्र कुंडली के आधार पर ही सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो इस आधार पर यह विवाह के लिए उपयुक्त समय है। देखिए, जो मैं आपको जन्म पत्रिका दे रहा हूं, इस जन्म पत्रिका ऐसे जातक की है जिसका जो हमने गोचर से ये जो समय दिया है उस समय पर ही विवाह हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ये हमारा जो सूत्र है बिल्कुल फलित हो रहा है। आगे और भी बहुत सारे सूत्र हैं जिनकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक सूत्र कहता है कि सप्तम भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति लग्न कुंडली देख लेते हैं। लग्न कुंडली में देखिए सप्तम भाव के अधिपति कौन हो गए, बुध हो गए। तो सप्तम भाव के अधिपति जिस राशि में हो, कहाँ बैठे हैं बुध, तो बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर सिंह राशि में, सिंह राशि में बुध बैठे हुए हैं। तो जिस राशि में हो और जिस नवमांश में हो, तो नवमांश में देख लेते हैं कहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध नवमांश में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, तुला राशि में। दो बातें, नवमांश में हमने देख लिया बुध कहाँ बैठे हुए हैं, तुला राशि में जो कि सप्तमेश है, और वही सप्तमेश लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, सिंह राशि में। अब कहने का अर्थ है कि उन दोनों के स्वामी में से जो भी बलवान होगा, अब बलवान के लिए हम क्या देखेंगे, ग्रह स्थिति, कि शुक्र बलवान है या नहीं। तो देखिए नवमांश में तो शुक्र इसके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में, नवमांश कुंडली में। लग्न कुंडली में देखें तो लग्न कुंडली में शुक्र को नीच हो गए और नीच भंग राजयोग लग गया है शुक्र के लिए। यहाँ नीच होने के बाद, और नीच भंग कैसे होता है कि जब शुक्र के जो उच्चनाथ और नीचनाथ एक दूसरे से केंद्र में हो जाए तो नीच भंग लग जाता है। शुक्र उच्च कहाँ होते हैं, उच्च होते हैं बुध गुरु बृहस्पति की राशि में, यानी कि मीन राशि में। नीच कहाँ होते हैं, बुध की राशि में। अब ये बुध और गुरु को हम देखेंगे क्या ये एक दूसरे से केंद्र भाव में है या नहीं। तो देखिए गुरु यहाँ पर दूसरे भाव में विराजित हैं और शुक्र जो है वह है यहाँ पर नवम भाव में विराजित हैं। अब नवम से द्वितीय भाव को अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए एक बुध, बुध देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कितना, 6। तो यहाँ पर एक सूत्र और है जिसके आधार पर हम देखें कि अगर कोई उच्च का ग्रह इनको देख रहा हो और इनका देखिए यहाँ पर उच्च नाथ है इनको देख रहा है, तो यहाँ यह सूत्र काम नहीं आया। तो दूसरा हम देखते हैं कि अगर इनका जो उच्च नाथ है किसका, शुक्र का, वह उनको देख रहा हो तब भी ये नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गुरु बैठकर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर इनको देख रहे हैं, तो इस आधार पर इनका ये नीच भंग हो गया। तो यहाँ पर नीच भंग होने से शुक्र की स्थिति ठीक हो चुकी है। अब बुध की स्थिति को देखें तो वो बुध वक्री अवस्था में है जो कि विवाह देरी के कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र हैं वह इनके ठीक हो जाते हैं और नवमांश कुंडली में भी हम शुक्र की स्थिति देख रहे हैं, वह अच्छी स्थिति बन रही है। जबकि जो सप्तमेश हैं वो अष्टम में जाते हैं तो उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं बन रही। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति का अगर विश्लेषण करें तो ये ज़्यादा स्पष्ट हमें दिख रही है। तो अब देख लेते हैं कि दशा आदि के आधार पर तो किसकी दशा चल रही है। वैसे मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि विवाह के लिए अगर राहु की महादशा चल रही हो तो वह बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2024, देखिए इस समय काल में अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्तमान में
देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे, इस दशा का अवलोकन करेंगे, तो इस समय में 2022, देखिए राहु में गुरु की अंतर्दशा यहाँ पर चल रही है। आप यहाँ देखिए सेकंड में इसमें 13/7/2024 तक इसकी राहु में गुरु का अंतर चल रहा है। और आगे देखते हैं इसमें, तो राहु में गुरु का अंतर चल रहा है और गुरु गोचर में भी स्थिति बनाए हुए हैं। गुरु गोचर में भी जो हमने कैलकुलेशन की है उसके आधार पर वह स्पष्ट स्थिति बनाए हुए हैं, जो विवाह की स्थिति बन रही है। अब देखिए यहाँ पर 2023 तक, ये 2023, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ पर 24। अब देखिए राहु में गुरु और गुरु में राहु, तो यह स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं फिर से। राहु की स्थिति क्या है? नवमांश कुंडली में राहु कुटुंब भाव में बैठे हैं, किसके साथ में? चंद्रमा के साथ में। लग्न में देख लेते हैं राहु की स्थिति को। तो लग्न में यदि आप देखोगे तो लग्न में गुरु यहाँ बैठे हुए हैं और राहु जो सप्तम भाव के अधिपति हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। तो राहु सप्तम भाव के अधिपति के साथ में बैठने से राहु में भी जो सप्तम भाव के गुण हैं वे उपस्थित हो चुके हैं। तो जब भी एक हमारा सूत्र है कि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो उसकी दशा आदि में विवाह के योग बनते हैं, या सप्तम भाव के अधिपति जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति की जब दशा आदि आएगी तब विवाह के योग बनते हैं, और या फिर जो सप्तम भाव के अधिपति जिस ग्रह के साथ में बैठे हैं उस ग्रह की दशा अंतरदशा आदि में भी विवाह के योग बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें ये दिख रहा है कि राहु के साथ सप्तम भाव के अधिपति बुध बैठे हुए हैं, और राहु की वर्तमान में क्या चल रही है? राहु की वर्तमान में चल रही है महादशा, और राहु की महादशा में अगर हम यहाँ से देखें गुरु के साथ में इनका कितना डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का यहाँ पर 8 और 6 की यह स्थिति बन रही है। अब देखिए यहाँ पर राहु में राहु का अंतर है, और हमने जो निकाला मेष राशि के आधार पर, तो गोचर में भी कौन है? गुरु उपस्थित हैं। तो यहाँ पर बुध, देखिए यहाँ पर जो सप्तम भाव के अधिपति हैं उनकी ही दूसरी राशि कुटुंब भाव में भी है, यानी कि बुध की, और बुध का पूरा प्रभाव किसने ले लिया है? तो राहु ने ले लिया। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि सप्तम का जो पूरा कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? यहाँ पर राहु कर रहे हैं। इसी कारण से वर्तमान में इस महादशा के में जब गुरु की अंतर्दशा चली, और क्योंकि गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, तो जब गुरु की अंतर्दशा चली और राहु की महादशा चली, उस समय काल में यह विवाह योग बने। तो इसी प्रकार से हम आगे और भी समय कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समय ज्ञात कर सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जब भी ऐसे सूत्रों को आगे और समझते चलेंगे, और बहुत सारे सूत्र हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब कुछ 107 सूत्रों को बता दिया जाए वह संभव नहीं है। बारी बारी से हम एक एक सूत्र को समझते चलेंगे, कितने ज़्यादा वह फलित होते हैं उसका भी आपको स्पष्ट रूप से उदाहरण देखने को मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री